अच्छा जी, हमने चैप्टर 3 अपना ओवरहेड का कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन सीखी थी। हमने वहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाना, एलोकेशन ओवरहेड की, अपोर्शनमेंट जॉइंट कॉस्ट की, रीअपोर्शनमेंट सर्विस कॉस्ट की, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन। और हमने एब्जॉर्प्शन में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट या पर आवर बना के ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे हम पहुंचे थे। वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये भी आप समझिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक अल्टरनेटिव मेथड है, क्योंकि ये भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो जो हमने चैप्टर 3 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी है ना, हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह लेते हैं। जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा वो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था, जो कि ओरिजिनली जब कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट शुरू हुआ इनिशियली, तो एब्जॉर्प्शन उस मेथड से स्टार्ट की गई और अभी भी वो मेथड वाइडली यूज होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उस ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक फ्लॉ नोट किया गया। वो फ्लॉ क्या है, वो फ्लॉ क्यों हाईलाइट हुआ, और एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उस फ्लॉ को हम कैसे हल करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। बिफोर आई मूव फर्दर, एबीसी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की निस्बत एक सिंपल और क्विक मेथड है, लेकिन कीपिंग इन व्यू द इश्यूज जो कि यहां पे हाईलाइट हो रहे हैं, ABC is expected to give better results than traditional absorption costing. मैं दोबारा बोलूं, ABC कुछ खास वजूहात की वजह से इसकी जरूरत हमें महसूस होती लग रही है, और उन वजूहात को देखें तो ये मेथड बेहतर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का अंदाजा हमें देगा, और ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की निस्बत ये सिंपल टू अप्लाई है। इसमें वो 4-5 स्टेप वाली कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ 1-2 अंडरलाइन पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन ऐसे करके इंशाअल्लाह हमारी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फ्लॉ क्या है। हमें क्यों लगा कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हटके किसी और मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, एबीसी की जरूरत है। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। हम अपोर्शनमेंट की बात करें, हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, हमारी जो बेसिस होती हैं वो वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं। जैसे हमने कहा जी, पावर कॉस्ट को तकसीम करना है तो मशीन आवर्स की बेसिस पे तकसीम कर दो। ऑयल एंड लुब्रिकेंट को तकसीम करना है तो मशीन आवर्स की बेसिस पे तकसीम कर दो। इनडायरेक्ट मटेरियल को तकसीम करना है तो यूनिट्स प्रोड्यूस की बेसिस पे तकसीम कर दो। डेप्रिसिएशन को करना है तो मशीन आवर्स पे कर दो। इनडायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे कर दो। इन शॉर्ट, हमारी तकसीम की जो बेसिस होती हैं, जो हमने ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ी, वो वॉल्यूम रिलेटेड है कि जितना ज्यादा काम हो रहा है, जितना ज्यादा मशीन का पहिया चल रहा है, उसकी बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करो। एबीसी का मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता ही यहां पे है। एबीसी कहती है कि आपकी हर कॉस्ट वॉल्यूम रिलेटेड नहीं होती, आपकी हर ओवरहेड कॉस्ट वॉल्यूम रिलेटेड नहीं होती। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं उस कंपनी से जिसमें मैं काम करता था। क्या बिजनेस करती थी वो कंपनी, याद है किसी को? राइस का, बिल्कुल ठीक है जी। मैं राइस बिजनेस से आपको प्रोडक्शन ओवरहेड की मिसाल देता हूं। मैंने आपको यकीनन बताया वह है कि राइस बिजनेस में देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन के। हमारे वहां पे पहला ड्राइंग डिपार्टमेंट होता था, अगर मुझे याद हो, क्योंकि 20 साल हो गए छोड़े हुए इस काम को। ड्राइंग डिपार्टमेंट होता था जिसमें आप पैडी, मूंजी जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, वो डालते थे और उसको आप हॉट एयर की मदद से उसका मॉइस्चर लेवल नीचे लाते थे, क्योंकि जब पौधे से मूंजी उतरती है, एग्री प्रोड्यूस उतरती है, तो उसका मॉइस्चर लेवल हाई होता है।
लेकिन राइस की प्रोसेसिंग से पहले उसके मॉइस्चर को एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना होता है। अब मुझे परसेंटेजेस याद नहीं है, मे बी जब कटाई होती है तो डिपेंडिंग ऑन द सीजन, किस सीजन में कट रहा है, को 12-13-14% पे मॉइस्चर होता है, फिर उसको ड्राई करके मुझे लगता है 9-10% पे लाते हैं। देन यू टेक इट फर्दर टू द हस्किंग। ड्राइंग है, फिर हस्किंग है, फिर उसकी पॉलिशिंग है, फिर ग्रेडिंग है, फिर पैकिंग है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि राइस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेन टाइप्स बासमती एंड नॉन बासमती। अब मेरे पास मेरी मिल में दोनों तरह के ऑर्डर्स आते थे, कभी बासमती का ऑर्डर आना, कभी नॉन बासमती का ऑर्डर आना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हम अपनी मिल में राइस प्रोसेस करते थे, पैक करके एक्सपोर्ट करते थे। बासमती नॉन बासमती राइस में डिफरेंस मेनली क्या होते हैं, कोई बता सकता है? किसी बच्चे को कोई विलेज बैकग्राउंड हो, थोड़ा पता होना चाहिए, आम बच्चे को पता होना चाहिए। क्या फर्क होता है, हाथ खड़ा करके बताएं। बासमती नॉन बासमती में मेजर 1 या 2 फर्क किसी बच्चे के ज़हन में हो। चावल महंगा कौन सा होता है? बासमती। ये तो सबको पता है। क्यों महंगा होता है? हाथ खड़ा करके बताएगा कौन बच्चा, क्यों महंगा होता है? क्यों महंगा होता है भाई? बच्चियों को तो पता होगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छा पकता है, लेकिन उसकी चलिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बासमती राइस का जो ग्रेन होता है वो पक के थोड़ा लॉन्ग ग्रेन राइस हम उसको कहते हैं, लॉन्ग होता है, और उसकी मोटाई ज्यादा नहीं होती, पतला और लंबा ग्रेन राइस का होता है बासमती का। और नॉन बासमती की ग्रेन की लेंथ भी कम होती है और मोटाई भी ज्यादा होती है। अच्छा, अब चूंकि दोनों राइस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो अकॉर्डिंगली दोनों राइस के लिए मशीन्स की सेटिंग फर्क होती है। अच्छा, एक और फर्क भी बता दूं, जो नॉन बासमती राइस होता है वो ज्यादा ब्रिटल होता है, मतलब कमजोर होता है, बड़ी जल्दी वो भुर जाता है, जिसको हम टूट जाता है वो। जब मशीन उस पर आप बासमती को थोड़ा दबाओगे आप जरा सा, तो शायद आपके आम हाथ से वो टूटे ना, लेकिन नॉन बासमती अंगूठे से भी दबाओगे तो वो टूट जाएगा। कच्चा दाना, जो कच्चा दाना हार्ड होता है वो टूट जाता है। तो एनीवेज, हमें जब मेरी फैक्ट्री में बासमती राइस की प्रोडक्शन होनी होती थी, तो हमें उस बासमती राइस के करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मशीन की सेटिंग करनी पड़ती थी। हस्किंग के लिए मशीन सेट करनी पड़ती थी, पॉलिशिंग के लिए मशीन की सेटिंग करनी पड़ती थी, और ग्रेडिंग जिसमें छानना हम करते हैं, जिसमें टुकड़े अलहदा हो जाते हैं, पूरा ग्रेन अलहदा होता है, मशीन की सेटिंग करनी पड़ती है राइस के करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, कि भाई पतले और लॉन्ग ग्रेन है जिसको हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, और ज़रा हार्ड राइस है। लेकिन जब बासमती राइस की प्रोडक्शन होनी होती थी, फिर मशीन को फिर सेट करना, नॉन बासमती को चलाना होता था, फिर मशीन दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ती थी, उसकी हस्किंग के लिए मशीन एडजस्ट करनी पड़ती थी, बताना पड़ता था मशीन को भी अब हम नॉन बासमती डालने लगे हैं, जिसकी लेंथ भी कम होगी और जो राइस ब्रिटल है और जो थिक है। इसी तरह फिर हम पॉलिशिंग को भी एडजस्ट करते थे और ग्रेडिंग को भी एडजस्ट करते थे। अब हमें जब भी प्रोडक्शन बासमती से नॉन बासमती पे जाना है, मशीन को सेटअप करना पड़ता था, रेडी करना पड़ता था, और नॉन बासमती, फिर नॉन बासमती से बासमती पे आना है, अगेन सेटअप करना पड़ता था। तो हमारी फैक्ट्री में एक ओवरहेड कॉस्ट इनकर होती थी, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है गेटिंग प्लांट रेडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो सेटअप कॉस्ट एक रेगुलर ओवरहेड कॉस्ट है। ऐसे प्रोडक्शन प्लांट्स पे जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं, मेरी फैक्ट्री में जैसे बासमती राइस भी, नॉन बासमती राइस भी बनता था, तो वहां पे हमें हर दफा प्रोडक्ट बनाने से पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता था। और सेटअप करने की देयर इज अ कॉस्ट, देयर इज अ प्रोसेस। एक इंजीनियरिंग टीम आती है जो तमाम मशीनों की सेटिंग को छेड़ते छेड़ते प्लांट को रेडी करती है। अब एक था प्लांट मैंने बासमती के लिए रेडी कर लिया, तो अब मैं उसको 1 दिन चलाऊं, 4 दिन चलाऊं, 20 दिन चलाऊं, सेटअप कॉस्ट दोबारा मुझे इनकर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सेटअप कॉस्ट मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड है, लेकिन उस प्रोडक्शन ओवरहेड का ताल्लुक मशीन आवर्स, कितने घंटे प्रोडक्शन हुई, इससे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सेटअप कॉस्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड, बट इट हैज नो लिंक विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। कितने टन चावल बनाया, इसका सेटअप कॉस्ट से ताल्लुक नहीं है। एक बार सेटअप किया,
अब मैं 10 टन बनाऊं, 20 टन बनाऊं, 50 टन बनाऊं, मशीन बासमती के लिए रेडी है। बासमती बेशक मैं 1 महीना बासमती बनाता रहूं, या 1 हफ्ते बाद बासमती की जगह नॉन बासमती पे शिफ्ट होना है तो 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा सेटअप करो, नॉन बासमती की प्रोडक्शन शुरू कर लो। ठीक है। मैंने आपको मिसाल दी कि प्रोडक्शन ओवरहेड में एक सेटअप कॉस्ट है और सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं है। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस फैक्ट को रियलाइज नहीं करता। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा करके एक्टिविटी बेसिस पे तकसीम कर देता है। तो हमने यहां पे आइडेंटिफाई किया भाई एक ओवरहेड ऐसा है जो कि जिसका ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं है, बट ये एक नहीं, इस तरह के कई ओवरहेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन या क्वालिटी चेकिंग। मैं दोबारा अपने ही बिजनेस से आपको मिसाल देता हूं। हमारे बिजनेस में हम एक्सपोर्ट करते थे, तो हमारा जो क्लाइंट था, कस्टमर होते थे इंग्लैंड में, उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि आपने पैकिंग करने से पहले इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन टीम बुलानी है जो कि आप क्वालिटी इंस्पेक्ट करेगी प्रोडक्ट की, और जब वो ओके करें फिर आपने पैक करना है। हम अकॉर्डिंगली अपने बाहर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऐसा ही करते थे। जब हमारी प्रोडक्शन रेडी हो जाती थी, हम इंस्पेक्शन टीम को बुलाते थे। हमारी मिल थी गुजरांवाला से थोड़ा आगे जाके, लाहौर से इंस्पेक्शन टीम जाती थी, वो प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करती थी, उसकी रिपोर्ट बनाती थी, रिपोर्ट को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच करती थी और उसके मुताबिक हमें ओके का सर्टिफिकेट देते हैं, जी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अच्छा, अब ये इंस्पेक्शन चार्जेस भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बन गए, पैकिंग से पहले हमें करने पड़े, लेकिन इनका ताल्लुक भी कितने टन राइस इंस्पेक्ट हुआ इससे नहीं था। इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक था हमारा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट्स के साथ। अब मेरे पास एक 100 टन का ऑर्डर है तो भी टीम जाएगी, विजिट करेगी, 20,000 पीस लेके वापस आ जाएगी। मेरे पास 500 टन का ऑर्डर है तो भी टीम आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, विजिट करेगी और 20,000 लेके वापस आ जाएगी। इसका मतलब इंस्पेक्शन कॉस्ट भी प्रोडक्शन ओवरहेड है, लेकिन उसका ताल्लुक भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से नहीं है। कितने टन राइस बनाया नहीं है। हालांकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करती थी, सारे खर्चे को या आवर्स पे लगा दो, सारे खर्चों को या यूनिट्स पे लगा दो। अब ये 2 खर्चे मैंने बताए हैं। सेटअप कॉस्ट इसका ताल्लुक आवर्स से नहीं है, इंस्पेक्शन कॉस्ट इसका ताल्लुक यूनिट से या आवर्स से, इससे भी इसका भी नहीं है। सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ सेटअप्स के साथ है कि कितनी दफा हमें सेटअप प्लांट को रेडी करना पड़ा। जितनी दफा सेटअप करना पड़ेगा खर्चा लगेगा, एक दफा सेटअप होगा जितना मर्जी बनाओ। इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट्स के साथ है। एक दफा विजिट में 100 टन हो या 500 टन हो, फीस सेम है, उसका नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। देयर आर अदर एग्जांपल, आगे भी चले बात करें। जी बेटा आप आइए। जी जनाब, कौन से रिजल्ट की खबर लेके आए? कौन सा? 4 सब्जेक्ट दिए थे, चारों पास। वेल डन, माशाल्लाह। पूरा ग्रुप है? चले माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक बेटा, तालियां सबके लिए बेटा, बहुत बहुत मुबारक बेटा, वेल डन। तो कोई मशवरा ही देते हैं 4 पेपर पास करने का क्या तरीका है भाई? यहाँ पे बैठे हैं, कोई कह रहा है यहाँ पे 4 पेपर देने जा रहा है? कोई बैठे हैं यहाँ पे, यार मशवरा ही दे जाए इनको, क्या तरीका का 4 पेपर करने का? बस ये जो सर नोट्स बनाते हैं वैसे तो वो अच्छे हैं, लेकिन जो सर वैसे टेक्निक्स बताते हैं पढ़ने की, तैयारी करने की या पेपर सॉल्व करने की, उनको भी साथ देखने और साथ साथ उनको भी फॉलो करें तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात तो आपने छात्र जो बातें की, लेकिन रेगुलर अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट में, असेसमेंट में साथ साथ पढ़ते जाए, आखिरी महीने के लिए कुछ ना छोड़ें। आखिरी महीने के लिए सिर्फ वही होता है ना कि आइसिंग ऑन द केक रखें कि भाई हमारी तैयारी पहले होगी हो, सिर्फ हमने आखिरी महीने में उस तैयारी को निखारना है। जो बच्चा आखिरी महीने में तैयारी किए का प्लान करेगा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तैयारी पहले करें, आखिरी महीने में सिर्फ तैयारी को निखारने वाली बात करें तो भी आपकी कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलती है। चलिए बेटा, बहुत मुबारक हो बेटा, वेल डन, वेल डन, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब हमने ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक कह लो कि उसका ये खामी आइडेंटिफाई की।
ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हर प्रोडक्शन ओवरहेड को यूनिट्स या आवर्स मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से लिंक कर देता है। जबकि हमने दो एग्जांपल्स अभी ऐसी डिस्कस की जिसमें हमने कहा कि ये ओवरहेड ऐसे हैं जिनका ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं है। तो यहां से हमने कहा जी नीड, हमें जरूरत का एहसास हुआ कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हट के भी कोई बेस होनी चाहिए। तो जनाब वो फिर आई बेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि कुछ कॉस्ट होती हैं जो वॉल्यूम बेस्ड होती हैं, जैसे लुब्रिकेशन ऑयल इन द मशीन है, वो वॉल्यूम बेस्ड है। मशीन में कितना तेल लुब्रिकेशन डलनी है, जितने घंटे मशीन चलेगी उतनी ही है भाई। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज वॉल्यूम बेस्ड, जितने घंटे मशीन चलेगी उस हिसाब से मशीन बिजली का बिल आएगा। लेकिन देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर नॉट वॉल्यूम बेस्ड, जैसे सेटअप कॉस्ट है, जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट है। एबीसी कहती है कि भाई आप इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करो कि देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर वॉल्यूम बेस्ड एंड देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर नॉट वॉल्यूम बेस्ड। इस फैक्ट को जब रिकॉग्नाइज आप कर लेते हो तो फिर एक एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस होती है एबीसी में, और वो टर्म है एक्टिविटी की। एबीसी कहती है कि वॉल्यूम की वजह से खर्चा नहीं होता, बल्कि वॉल्यूम अचीव करने के लिए कुछ सर्टन एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं। खर्चा उन एक्टिविटीज की वजह से होता है। जैसे आपने बासमती राइस की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए आपको मशीन सेटअप करनी पड़ेगी, और बासमती राइस की प्रोडक्शन चलते चलते आपने सोचा कि अब मुझे नॉन बासमती राइस की प्रोडक्शन करनी है, तो आपको फिर सेटअप करना पड़ेगा। तो आपको वॉल्यूम हासिल करने के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और खर्चा उन एक्टिविटीज की वजह से होता है। जैसे सेटअप का उसका ताल्लुक कितने टन राइस बनाए इससे नहीं है, सेटअप का उसका ताल्लुक कितनी दफा आपने सेटअप एक्टिविटी परफॉर्म की इससे है। इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपने कितने टन राइस बनाए, इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक इससे है कि आपके कितने इंस्पेक्शन विजिट्स हुए। एबीसी कहती है कि जनाब आप वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें जिनकी वजह से कॉस्ट होती है, और उन एक्टिविटीज को कॉस्ट ड्राइवर्स का नाम दे दिया। जैसे सेटअप इज अ कॉस्ट, इट इज एन एक्टिविटी एंड इट इज कॉस्ट ड्राइवर। सेटअप, जब भी आप सेटअप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आपकी कॉस्ट इनकर हो जाएगी, तो हम इसको एक्टिविटी भी कह रहे हैं विच इज अ कॉस्ट ड्राइवर। So setup is an activity which is a cost driver. Inspection is an activity which is a cost driver. क्योंकि इंस्पेक्शन एक्टिविटी जब भी होगी कॉस्ट ड्राइव हो जाएगी, कॉस्ट इनकर हो जाएगी। एबीसी कहती है कि आप ओवरहेड्स को तकसीम करो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा जी हमने सेटअप की मद में खर्चा इनकर किया है 1 लाख का, हमने इसमें बासमती राइस बनाए हैं 500 मेट्रिक टन, इसमें हमने नॉन बासमती राइस बनाए हैं से 200 मेट्रिक टन। जिस महीने में हमने ये खर्चा किया उस महीने में ये हमारी प्रोडक्शन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनल होती तो वह कहती भाई 1 लाख में 700 टन बना है, वॉल्यूम बेस से तकसीम कर दो। या मशीन आवर्स होते हैं भाई, 500 टन राइस बनाने के लिए हमने 500 मशीन आवर्स लगाए हैं, और 200 टन राइस बनाने के लिए हमने 200 मशीन आवर लगाए हैं। तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती इस 1 लाख को 700 मशीन आवर में तकसीम करो, 500 मशीन आवर इसके, 200 मशीन आवर इसके। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो मुझे गाइडलाइन देती कि इसको इस बेसिस पे तकसीम कर दो। लेकिन एबीसी कहती है कि आप
नंबर ऑफ सेटअप्स देखो, ये 500 टन बनाने के लिए आपको कितनी दफा सेटअप करना पड़ा? पता लगा जी हमें 500 टन हमने बनाए हैं, हमें डिफरेंट वक्फों में 3 दफा सेटअप करना पड़ा, फिर हम ये प्रोडक्शन कर पाए। एक दफा ऑर्डर आया, उसके बाद ऑर्डर खत्म हो गया, नॉन बासमती पे चले गए हम, फिर ऑर्डर आया एंड सो ऑन। हमें 3 दफा सेटअप करना पड़ा, फिर ये प्रोडक्शन हमारी पूरी हुई। और नॉन बासमती की हमें 2 दफा सेटअप करना पड़ा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि इस खर्चे का ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं है, ना यूनिट से, ना आवर से। इस खर्चे का ताल्लुक नंबर ऑफ सेटअप से है। इस खर्चे को इन प्रोडक्ट्स में तकसीम करो इन द रेशियो ऑफ सेटअप्स कंज्यूम्ड बाय, सेटअप यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट। मतलब 1 लाख का 3/5 बासमती को और 1 लाख का 2/5 नॉन बासमती को डाल दो। ये है तकसीम। ये बना 60,000 और ये बना 40,000। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि आप हर कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर देखो कि ये वाला खर्चा किस एक्टिविटी की वजह से इनकर होता है। तो ये वाला खर्चा यूनिट्स की वजह से नहीं, ये वाला खर्चा आवर्स की वजह से नहीं, ये वाला खर्चा नंबर ऑफ सेटअप्स की वजह से होता है। तो आप सबसे पहले देखो कोई खर्चा किस एक्टिविटी की वजह से होता है, फिर उस एक्टिविटी की तकसीम देखो, ये एक्टिविटी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कितनी कंज्यूम हुई है। टोटल ये खर्चा हमारा 5 सेटअप का है। इस 5 में से 3 सेटअप बासमती के हैं, 2 दफा नॉन बासमती के लिए हुए हैं। तो भाई इस रेशियो में ये कॉस्ट तकसीम कर दो, ये बासमती को चला जाएगा खर्चा, ये नॉन बासमती को चला जाएगा खर्चा। दिस इज द बेसिक अप्रोच एंड दैट्स इट। यही एबीसी है। कुछ खर्चे होंगे, जैसे सेटअप कॉस्ट की तकसीम मैंने बता दिया, इसका ताल्लुक किससे है। एक और खर्चा ले लो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से 50,000 का बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसका ताल्लुक क्या नंबर ऑफ सेटअप से, नंबर ऑफ टन से है, मशीन आवर से। तो आपने कहा जी 50,000 का खर्चा है, 500 200, 5 और 2 की रेशियो में तकसीम कर दो। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की तकसीम होगी 50,000 इंटू 5/7 और 50,000 इंटू 2/7। ठीक है, ये बनी ना तकसीम। तो आप हर ओवरहेड को पकड़ोगे अलग-अलग और देखोगे वो ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। वो कॉस्ट ड्राइवर आवर्स भी हो सकते हैं, वो कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप्स भी हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हर कॉस्ट का ड्राइवर वॉल्यूम बेस ही लेती है, या आवर्स या यूनिट्स। एबीसी कहती है आवर्स यूनिट्स के अलावा भी कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं। तो हर खर्चे का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो और ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर अमंग्स्ट द प्रोडक्ट्स खर्चे को सीधा प्रोडक्ट में तकसीम कर दो। अब यहां पे वही एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट वाली कहानी नहीं है। इधर सिंपली ओवरहेड पकड़ोगे और उस ओवरहेड को प्रोडक्ट में तकसीम करते जाओगे। एबीसी के हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे? ओवरहेड्स का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करें और कॉस्ट ड्राइवर की कंजम्पशन की बेसिस पे ओवरहेड को प्रोडक्ट में तकसीम कर दें। जब ओवरहेड को प्रोडक्ट में तकसीम कर देते हो तो टोटल ओवरहेड का ए का कितना शेयर है, बी का कितना शेयर है, पता लग गया। ए के टोटल ओवरहेड कितने हैं, बी के कितने हैं, पता लगे। टोटल ओवरहेड पता लगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। एबीसी में हम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट नहीं बनाते। एबीसी में हम ओवरहेड, टोटल ओवरहेड्स को एबी में तकसीम कर देंगे, प्रोडक्ट्स में तकसीम कर देंगे और फिर हर प्रोडक्ट के ओवरहेड को उसके यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल देंगे। इट इज सिंपल अप्रोच। खर्चा, कॉस्ट ड्राइवर और खर्चे को कॉस्ट ड्राइवर की रेशियो में प्रोडक्ट में तकसीम किया, दैट्स इट। प्रोडक्ट में तकसीम हो गया, उसके बाद आपने टोटल ओवरहेड को यूनिट से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। इसकी बेसिक एक आध एक्टिविटी करते हैं, फिर शायद कुछ चीज़ अगर रह गई है तो आपके ज़हन में क्लियर हो जानी चाहिए। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 हमारे सामने है जी। इसकी रिक्वायरमेंट है
prepare a summary which shows the product cost per unit for each of product X, Y, Z. हमें product cost per unit चाहिए 3 products की for the period ending 31st December 20x1, detailing the unit cost for each cost element. हर cost element पे बात करनी है, मतलब material, labor, overhead अलग-अलग बताना है. Using existing method for the absorption of overhead costs and using an approach which recognizes the cost drivers, मतलब ABC, revealed in the activity-based costing investigation. प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की अलग-अलग बताते हुए. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी निकालो और ओवरहेड एबीसी से भी निकालो. सवाल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं जिसको हम कैसे लेके चलेंगे. हसनैन लिमिटेड has a single production process for which the following costs have been estimated for the period ending 31st December X1. Material receipt and inspection cost 15,600, power cost 19,500, material handling cost 13,650. 3 products X, Y, and Z are produced by the workers who perform a number of operations on material using hand-held electronically powered drills. The workers have a wage rate of 4 rupees per hour. The following budgeted information has been obtained for the period ending 31st December X1. Production quantity XYZ की यूनिट्स में आ गई. Batches of material, कितने batches of material आपने यूज किए हर प्रोडक्ट के लिए. Data per unit per product unit. डायरेक्ट मटेरियल स्क्वायर मीटर पर यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल का रेट आ गया. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी, ये क्वांटिटी है, ये इसकी कॉस्ट है. डायरेक्ट लेबर मिनट्स पर यूनिट. नंबर ऑफ पावर ड्रिल्ड ऑपरेशंस पर यूनिट. ये सारा डाटा पर यूनिट है. ओवरहेड कॉस्ट फॉर मटेरियल रिसीट एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस पावर handling are presently each absorbed by product using rate based on per direct labor hour. उसने कहा जी अभी ये सारे जो ओवरहेड्स हैं ना, ये सारे ओवरहेड अभी आप एब्जॉर्ब करते हो किस बेसिस पे? अभी लेबर आवर बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप. An activity based costing investigation has revealed that the cost drivers for the overheads cost are as follows. ABC की इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लगा जी कॉस्ट ड्राइवर है इनके. मटेरियल रिसीट एंड इंस्पेक्शन का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल है. प्रोसेस पावर का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ पावर ड्रिल्ड ऑपरेशंस है. मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हैंडल्ड है. हमें कहा गया है भाई आप कॉस्ट पर यूनिट बताओ जिसमें ओवरहेड्स एक दफ़ा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालो और एक दफ़ा ओवरहेड्स आप एबीसी से निकालो. एक दफ़ा सवाल, बल्कि मैं एक फॉर्मेट आपके सामने बनाता हूं, उसके बाद आप सवाल पढ़िएगा. हमें फॉर्मेट में करना क्या है, कितनी प्रोडक्ट्स हमें? 3. XYZ, XYZ. हमें मटेरियल, लेबर कॉस्ट लेनी है. यहां से हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट लेट से ए है. फिर इसके बाद मैं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लाऊंगा अंडर पार्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एबीसी कॉस्टिंग. लेट्स अज्यूम ये प्राइम कॉस्ट ए था, ये बी था, ये सी था. यहां से मैं फिर कॉस्ट पर यूनिट बना लूंगा. पार्ट 1 के तहत ए प्लस बी और पार्ट 2 के तहत ए प्लस सी. ये जी टेबल हमने पॉपुलेट करना है.
टेबल को समझ लीजिए, कोई दिक्कत है इसको समझने में? यही कहा ना उसने हमें कि भाई कॉस्ट पर यूनिट बताओ ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत और एबीसी के तहत। तो प्राइम कॉस्ट तो दोनों केसेस में सेम है ना। बेसिकली ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी में जो फर्क है वो तो सिर्फ ओवरहेड की ट्रीटमेंट का है। तो ओवरहेड हमारी कॉस्ट एक मेथड के तहत ये है, दूसरे के तहत ये है। तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 536। हमें तो कोई वर्किंग नहीं करनी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें गिवन है 536। लेबर में हमें मिनट गिवन है और हमें यहाँ पे रेट गिवन है। तो हम मिनट को आवर बना लेंगे, आवर को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे प्रोडक्ट एक्स के लिए 24/60 आवर बन गए, प्रोडक्ट बी के लिए 40/60 आवर्स बन गए, 60/60 आवर्स बन गए। ये आवर्स बन गए हैं, इनको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कॉस्ट आ जाएगी। ये कितनी है? सॉरी 1.6, ये 2.4 और ये 4। प्राइम कॉस्ट 6.6, 5.4 एंड 10। ये प्राइम कॉस्ट आ गई। जी बेटा, ये 2.67, माई मिस्टेक, 2.67 ठीक हो गया जी। 5.67 लीजिए जी, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन लेबर आवर के बेसिस पे करके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनानी है। तो लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट मैं वर्किंग वन में बना लेता हूं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। मेरे ओवरहेड्स कितने हैं? 15,600 प्लस 19,500 प्लस 13,650 तकसीम टोटल लेबर आवर्स। टोटल लेबर आवर्स 24/60 इंटू 2000 प्लस 40/60 इंटू 1500 प्लस 60/60 इंटू 800। तो बताइए यहां से टोटल लेबर आवर कितने बन जाए, टोटल ओवरहेड कितने बन गए? 3 ओवरहेड्स की आइटम्स मुझे गिवन है। टोटल ओवरहेड कितने बने? 43750
और टोटल आवर्स कितने बन गए XYZ के मिला के? जी बेटा, ट्वेंटी, और रेट क्या आ गया? कितना जी? 18.75 रुपीज पर लेबर आवर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत क्या बनता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेरे पास आ गया, तो अब जनाब यहां पे आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट वर्किंग वन से आ गया। तो जनाब प्रोडक्ट एक्स का ओवरहेड कितना बना? 18.75 इंटू 24/60, 7.5 जी। 18.75 इंटू 40/60, 12.5 और 18.75 लीजिए जी। पार्ट ए हमारा हल हो गया, ए प्लस बी 13 14.1, ए प्लस बी 18.17, ए प्लस बी 28.75। ये तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी आ गई। कोई बात बेटा समझ नहीं आई तो पूछिए। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें बताया गया है कि हमारी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पे है, तो हमने डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट बनाया जो कि टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड लेबर आवर्स हैं। हमारा OAR 18.75 आ गया, उसके बाद आवर्स पर यूनिट इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर आवर, यहां से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। ये प्राइम कॉस्ट है, ए प्लस बी, ये हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब हम वर्किंग 2 बनाते हैं ABC के लिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए। और मैंने आपको बताया कि हम ABC में ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए हम कैटेगरी वाइज टोटल ओवरहेड्स को बेसिस सूटेबल लेके प्रोडक्ट में तकसीम करते हैं। हमारे पास एक कॉस्ट है मटेरियल रिसीट एंड इंस्पेक्शन, जो कि है 15,600। दूसरी कॉस्ट हमारे पास है पावर कॉस्ट, जो कि है 19,500। तीसरी कॉस्ट हमारे पास है मटेरियल हैंडलिंग, जो कि है 13,650। अब हमने इनको सूटेबल बेसिस पे तकसीम करना है, और ये बेसिस हमें दी गई है जी, नीचे आ जाइए। ये हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट को तकसीम करने के लिए बेसिस दी गए हैं। मटेरियल रिसीट एंड इंस्पेक्शन के लिए बेसिस किए हैं नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, ये गिवन है जी। नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल हमें कोई काम नहीं करना, 10, 5, 16 हमें रेशो गिवन है। तो भाई उसने कहा इस कॉस्ट को 10, 5, 16 इस बेसिस पे तकसीम करना है हमने, ये हो जाएगा। प्रोसेस पावर को किस बेसिस पे तकसीम करना है? नंबर ऑफ पावर ड्रिल ऑपरेशन। और यहां पे आइए जनाब, ये पावर ड्रिल ऑपरेशन हैं, बट ये तो पर यूनिट हैं। तो भाई टोटल पावर ड्रिल ऑपरेशन एक्स के कितने हैं? 12,000। वाई के कितने हैं? 4500। जेड के कितने हैं? 1600। तो जनाब ये रेशियो बनेगी यहां पे 2000 इंटू 6 12,000, 4500, 1600।
रेशोज जैसे मर्जी इलादा बना के 0 0 उठा के यहाँ पे ले आए, जैसे मर्जी करें, बट मैंने सीधी सीधी यहाँ से लिख ली भाई पावर कॉस्ट की रेशो है नंबर ऑफ पावर ड्रिल ऑपरेशन। तो हमें देखना है प्रोडक्ट एक्स ने टोटल कितने पावर ड्रिल ऑपरेशन यूज किए, 6 पर यूनिट इंटू 2000 12000। वाई ने टोटल कितने पावर ड्रिल ऑपरेशन यूज किए, 3 पर यूनिट इंटू 1500। जेड ने टोटल कितने पावर ड्रिल ऑपरेशन यूज किए, 2 पर यूनिट इंटू 800। तो ये पावर ड्रिल ऑपरेशन आ गए। मटेरियल हैंडलिंग की बेसिस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्वायर मीटर। हमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्वायर मीटर पर यूनिट गिवन है, तो हमें चाहिए एक्स ने टोटल कितना कपड़ा इस्तेमाल किया, 8000, वाई ने 9000, जेड ने 2400। तो जनाब इसकी रेशो बनी 8000, 9000, 2400। लीजिए जी, ये रेशोज आ गई हैं। इन रेशोज में इन कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम कीजिए और फिर टोटल ओवरहेड्स आपके पास प्रोडक्ट वाइज आ जाएंगे। प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स हमारे पास आ जाएंगे। तकसीम करके बताइए जनाब प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड क्या आ रहे हैं। आपको हर कैटेगरी ऑफ ओवरहेड की वैल्यू पता लग गई, उसको किस रेशियो में प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। एब्जॉर्प्शन की इस वक्त एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बड़ी आसान है, सिंपल है। कॉस्ट को डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में तकसीम आप कर देते हैं और वहां से बड़ी आसानी से आप ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं। हमें कोई एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन रेट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हर आइटम ऑफ ओवरहेड को बेस्ड ऑन द एक्टिविटी कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट, बैचेस यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट, पावर ड्रिल्स यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट, स्क्वायर मीटर कपड़ा यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट तकसीम करेंगे। जी टोटल ओवरहेड यहां से बताइए कितने आ रहे हैं। एक्स के 26158, वाई के 856, जी 85, 11807। और इनको यूनिट से डिवाइड करते जाएं तो एक्स का ओवरहेड पर यूनिट 75, जी का कितना जी 14.75, 7.19 और एक्स का 13.10, 13.079। तो 08 कर लें। लीजिए जी, ये हमारे पास ओवरहेड्स आ गए हैं 13.08, 7.19 and 14.75, A plus C 19.68, A plus C 12.86, A plus C 24.75। ABC की कहानी बेटा सिर्फ ये टेबल है, ये ABC की कहानी। ये गलत है आंसर, ये सारे आंसर गलत है बेटा। ये इसमें राउंडिंग ऑफ कितना फर्क है, ये कितना आ रहा है। तो बेटा राउंडिंग ऑफ में तो ये 8 का 6 हो जाता है या 8 का 9 हो जाता है या 7 हो जाता है। 23,000 और 26,000 ये राउंडिंग ऑफ का फर्क नहीं है।
एनीवेज बेटा इसको ठीक कर लीजिएगा। ये गलत मुझे आंसर बता दी कि टाइम हमारा ख़त्म हो गया, मेरी अगली क्लास भी शुरू हो रही है, तो ये आंसर वैसे मुझे जैसे बताया कि ये गलत हो गए सारे, बट प्रोसेस आपको मैंने बता दिया क्या है, ठीक है, प्रोसेस आपके सामने है और यही है सारा ABC। ABC सिर्फ इतनी सी कहानी है कि आपने हर आइटम ऑफ ओवरहेड को टोटल ओवरहेड को प्रोडक्ट में तकसीम कर देने हैं सूटेबल बेसिस लेके, और उसके बाद वहाँ से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ले लेनी है। कल आएंगे इंशाल्लाह, मजीद एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन भी इसके इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।